Press the bell icon on the YouTube app and never miss In this video, we are going to study about social studies of class 6. तो आइए हम लोग बात करते हैं कि सोशल स्टडीज कहते हैं। सोशल स्टडीज को कहा जाता है कि ब्रांच ऑफ नॉलेज है जिसमें हम लोग हमारी सोसाइटीज के बारे में, हमारे समाज के बारे में पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं। अब सवाल उठता है कि ये सोसाइटी या समाज होता है क्या? तो बच्चों, फैमिली आप जानते हैं कि कुछ मेंबर्स मिलके फैमिली बनते हैं घर में, उसी तरह कुछ फैमिली मिलके एक समाज का निर्माण करते हैं, एक समाज को बनाते हैं। तो सोशल स्टडीज हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? समाज के बारे में। इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हम सारे लोग असल में सामाजिक प्राणी हैं, हम सारे लोग समाज में रहते हैं, किसी ना किसी के साथ रहते हैं, बात करते हैं, चीत करते हैं, खाना खाते हैं, अपना वक्त गुजारते हैं। तो हम लोग एक तरह से समाज का हिस्सा है। तो आइए जानते हैं कि सोशल स्टडीज में कितना सब्जेक्ट होता है। हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी। क्लास 8 तक आपको यही 3 सब्जेक्ट पढ़ने का मौका मिलेगा सोशल स्टडीज में। 9, 10 में एक और सब्जेक्ट ऐड होगा जिसे हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक्स। तो देखिए, हम लोग बात करेंगे सेकेंड टॉपिक के बारे में जिसका नाम है व्हाई डू वी स्टडी हिस्ट्री, यानी हम लोग हिस्ट्री को क्यों पढ़ें। तो इसका 3 कारण मैंने आपको बताया है। पहला है कि हिस्ट्री की वजह से हमें पता चलता है कि कोई घटना, कोई इवेंट, उसका कारण क्या था और उसके होने की वजह से क्या असर पड़ा, क्या इंपैक्ट देखने को मिला। दूसरा है कि इसकी वजह से हमें पता चलता है कि हमारा जो प्रेजेंट लाइफ स्टाइल है, आज के दौर में जो हमारे जीने का जो अंदाज है और हमारा जो प्रेजेंट सिचुएशन है, इस दोनों चीजों के बारे में हिस्ट्री के पढ़ने के बाद आसानी से समझ में आता है। तीसरा मतलब है कि हिस्ट्री अगर हम लोग पढ़ेंगे तो हम आसानी से फ्यूचर के बारे में अनुमान लगा पाएंगे कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। आइए मैं इस तीनों रीजन को फिर से सिंपल वे में आपको समझाता हूं। हिस्ट्री से हमको पता चलता है कि कोई भी घटना हुई है तो उसका कारण क्या था, उसका इंपैक्ट क्या था। जैसे हमारे भारत के लिए सबसे इंपॉर्टेंट घटना है भारत की आजादी अंग्रेजों की गुलामी से। वो कब हुई थी? 15 अगस्त 1947। तो उसमें जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि आखिर इसका कारण क्या रहा होगा, आखिर क्यों भारत को आजादी मिली और कौन कौन से नेता लोगों ने संघर्ष किया, अपनी बलिदान दिया, अपनी कुर्बानी दी और उस आजादी का फिर क्या असर पड़ा भारत पे, क्या फायदा देखने को मिला। सेकंड, हम लोग बात करेंगे कि हमारा जो प्रेजेंट लाइफ स्टाइल है, हमारा जो सिचुएशन है आज के दौर का, आज के दौर में जो आप खाना खाते हैं, जिस तरह से अपना जीवन बिताते हैं, किस तरह का कपड़ा पहनते हैं, हर चीज कहीं ना कहीं हिस्ट्री से इन्फ्लुएंस्ड है। एग्जाम्पल के तौर पे आप आलू खाते होंगे, पोटैटो। आज से 500-600 साल पहले आपके जो पूर्वज रहे होंगे वो आलू से बिल्कुल परिचित भी नहीं होंगे, क्योंकि आलू जो पोटैटो है इंडिया में पोर्टुगीज लोग लेके आए थे, पुर्तगाली लोग लेके आए थे। तो जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपको समझ में आता है कि आप जो ये चीजें कर रहे हैं उसका भी कहीं ना कहीं से कोई ना कोई कनेक्शन है। चाहे आलू हो, कॉफी, हर एक खाने की चीजों की हिस्ट्री, कपड़ा की भी एक हिस्ट्री। आगे हम लोग बात करेंगे कि हिस्ट्री की वजह से हम लोग फ्यूचर के बारे में आसानी से पता लगा सकते हैं। कुछ हम लोग को अंदाजा हो जाता है कि ऐसा ऐसा होने वाला है। आखिर कैसे, आइए समझते हैं। कभी कोई घटना को हम लोग पढ़ेंगे, किसी भी घटना के बारे में, फॉर एग्जांपल कि हम लोग पढ़ते हैं कि इंडिया में अशोका के टाइम पे कुछ हुआ था। अशोका के टाइम पे राजा ने जो काम किया था उसकी वजह से उसकी जनता बहुत खुश थी उससे। तो जब हम उसके बारे में पता करेंगे कि आखिर अशोका ने क्या क्या किया था जिसके वजह से जनता अशोका से खुश थी, और हम आज की दुनिया में मान लीजिए देखते हैं कि न्यूजीलैंड की कोई प्रधानमंत्री है या फिर ऑस्ट्रिया की कोई प्रधानमंत्री है, वो वही सेम चीज कर रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि वहां की जनता उस राजा से या उस प्रधानमंत्री से बहुत ही ज्यादा खुश और प्रसन्न रहेगी। उसी तरह से अगर हम लोग फ्रांस की बात करें, आज से 200-300 साल पहले फ्रांस में क्रांति हुई, कई लोग जो है राजा के खिलाफ खड़े हो गए और राजा को फाइनली अपनी गद्दी छोड़ देनी पड़ी। ये घटना हुआ और इसका कारण हुआ। तो हम लोग जानेंगे कि आखिर कौन कौन सी घटना की वजह से राजा को गद्दी छोड़ देना पड़ा, लोगों के अंदर विद्रोह और लोग उनके खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो गए। तो जैसे ये बात को हम समझेंगे वैसे ही हमें अगर हम आज के
सर्कमस्टेंसेस में देखें कि कोई ऐसा देश है जहां का राजा वही सेम गलती कर रहा है जो आज से 200 साल 300 साल पहले किसी राजा ने किया है, तो हम लोग अनुमान लगा सकेंगे कि हाँ यहाँ भी अब तख्ता पलट होने वाला, यहाँ भी कुछ ऐसा होने वाला है। उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा कि हम लोग हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं। हाउ डू वी स्टडी हिस्ट्री, यानी हम लोग हिस्ट्री को किस तरह से पढ़ेंगे। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहला टर्म है हिस्टोरियंस। हिस्टोरियन किसे कहेंगे? हिस्टोरियन उसे कहते हैं जो स्कॉलर हो, पढ़े विद्वान इंसान हो, काबिल आदमी हो, जो हिस्ट्री को पढ़ता हो और उसके बारे में लिखता हो, उसको हम लोग हिस्टोरियन या इतिहासकार कहेंगे। सवाल उठता है कि हिस्ट्री का फादर किसे कहा जाता है? हिस्ट्री का फादर कहा जाता है हेरोडोटस को। हेरोडोटस असल में ग्रीक स्कॉलर था, उसने सबसे पहली किताब लिखी है द हिस्ट्री। इसी के बुनियाद पे उसे जो है फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है, क्योंकि उसने हिस्ट्री को ऑर्डर में लिखने का काम किया था। आगे हम लोग बात करते हैं कि हिस्टोरियन लोग जो है हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं दो पार्ट में, एक प्री हिस्ट्री कहलाता है, दूसरा कहलाता है हिस्ट्री। तो डिवीजन ऑफ हिस्ट्री दो पार्ट में है, एक प्री हिस्ट्री और दूसरा क्या है बच्चों? हिस्ट्री। अब प्री हिस्ट्री के बारे में हम लोग समझते हैं। प्री हिस्ट्री उस पीरियड के बारे में कहा जाता है जिसके बारे में हमारे पास लिखित में कुछ है ही नहीं, यानी रिटन सोर्सेस कोई अवेलेबल नहीं, उसको हम लोग कहते हैं प्री हिस्ट्री। तो असल में आज से 5000 साल पहले लोगों ने सबसे पहले लिखना शुरू किया था। अब 5000 साल से पहले का इंफॉर्मेशन अगर हमें चाहिए तब तो हमारे पास कोई लिखी हुई चीज, कोई लिखी हुई किताब मिलेगी नहीं। तो उस पीरियड को हम लोग कहते हैं प्री हिस्ट्री। और उस वक्त के बारे में जो हमें इंफॉर्मेशन मिलता है वो सिक्कों से मिलेगा, या फिर कोई बिल्डिंग्स मॉन्यूमेंट से उससे मिलता है, या फिर कोई मूर्ति है, कोई उस तरह की डिजाइन है, उससे हमें कुछ इंफॉर्मेशन उस जमाने के बारे में पता चलता है, जो कि आगे आने वाली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। फिर अगला टॉपिक है हिस्ट्री। हिस्ट्री का मतलब हुआ ये ऐसा पीरियड जब राइटिंग इन्वेंट हो गया, जब लोगों ने लिखना शुरू कर दिया था, चाहे वो किसी भी तरीके से लिख रहे होंगे, तब उसके बारे में हमारे पास रिटन सोर्सेस अवेलेबल है। Now we are moving towards the next topic, that is called sources of history. This is a very interesting topic. इसमें हम बात करेंगे कि हिस्ट्री का सोर्स क्या है, मतलब कि जो हिस्ट्री में इतनी सारी बातें लिखी हुई है, हिस्ट्री की जो गंगा बह रही है, आखिर इसमें पानी आ रहा तो कहां से आ रहा है, इसका सोर्स क्या है? इसका दो सोर्स है, एक है आर्कियोलॉजिकल सोर्स और दूसरा है लिटरेरी सोर्स। तो समझते हैं इसका मतलब क्या होता है। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस का मतलब होता है जो पुरानी चीजें कुछ लोगों ने छोड़ दी है, लोगों ने वो बनाया है और वो लिख कर दिया गया उनके द्वारा, जो पुरानी चीजें, उनको हम लोग आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस कहेंगे। अगर आप प्री हिस्ट्री की बात करें तो प्री हिस्ट्री के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलता है वो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस से ही मिलता है, और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस की जो पढ़ाई होती है उसे हम लोग कहते हैं आर्कियोलॉजी। अब बात करते हैं कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस का टाइप्स क्या है। जैसे मैं इसको बताऊंगा आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस किसे कहते हैं। एक है क्वाइंस, दूसरा है इंस्क्रिप्शन, तीसरा मॉन्यूमेंट्स और चौथा ऑब्जेक्ट्स। क्वाइंस का मतलब हुआ सिक्का। तो सिक्के से हमें बहुत सारी जानकारियां मिलती है। अगर सोने का सिक्का है तो हमको पता चले कि अच्छा उस जमाने में जो वहां का फाइनेंशियल कंडीशन था, राजा लोग मतलब वहां पे जो है पैसे कौड़ी की अगर बात की जाए तो वहां पे हालात लोगों के बहुत अच्छे थे, तब ना सोने का सिक्का चल रहा था। अब उस सिक्के में राजा का फोटो लगा रहेगा तो हमें पता चलेगा कि राजा कौन था। अगर सिक्के में जो राजा का फोटो लगा है तो राजा का कपड़ा रहेगा, ड्रेस रहेगा, उससे वहां के ड्रेस के बारे में हमें पता चलेगा। साथ साथ में कुछ सिक्के ऐसे पाए गए हैं जिसमें वहां के देवी देवताओं की तस्वीर रहती है, जिससे ये पता चलता है कि वो लोग किस मजहब को मानते थे, किस देवी देवता की पूजा करते थे। तो एक सिक्के से हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। फिर आगे कहलाती है एक चीज इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन होता है ये कि किसी पत्थर वगैरह पे कुछ लिखा रहता है, कुछ चीजें, कुछ आदेश वगैरह राजा का, उससे हम लोग इंस्क्रिप्शन कहते हैं। जैसे अगर फर्ज किया जाए अगर आप अशोका के टाइम पे होते तो आपको अगर अशोका कहता कि अगर मुझे अपना सारा इंफॉर्मेशन जो है लोगों तक पहुंचाना है, अपना फरमान लोगों तक पहुंचाना है, जैसे अभी क्या होता है कि प्रधानमंत्री आपसे टेलीकॉन्फ्रेंस के मीडिया से बात कर लेते हैं और सारे लोग मोबाइल पे या फिर टीवी पे उन्हें देख लेते हैं। अब उस जमाने में अशोका अगर जनता के सामने अपना मैसेज पहुंचाना चाहता तो वो कैसे करता?
उसके पास क्या रास्ता था, ना उस टाइम मोबाइल था, ना ट्विटर था, फेसबुक था कि उसके द्वारा वो इंफॉर्मेशन पहुंचाता। तो उसने क्या किया कि कुछ चीजों को लिखवा दिया वैसी जगहों पे जो सब जहां पे ज्यादा लोग इकट्ठा होते हो, जो कह सकते हैं मार्केट प्लेस हो। उसने पिलर बनवाया और पिलर पे अपनी बातों को लिखवा दिया। और अशोका के बारे में जो भी पता चलता है वो कहीं ना कहीं इंस्क्रिप्शन से पता चलता है, पत्थर वगैरह पे जो चीजें लिखी होती है। आगे बात की जाए मॉन्यूमेंट्स, जैसे हमारे भारत में बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स है। मॉन्यूमेंट्स मतलब पुरानी इमारतें, जैसे ताजमहल हो गया, लाल किले हो गए। इससे भी हमें बहुत कुछ पता चलता है कि शाहजहां के टाइम में किस तरह के कारीगर लोग थे, उन लोगों के अंदर कितना जबरदस्त कलाकारी थी। साथ साथ में ऑब्जेक्ट्स में हमें मिलता है, उस जमाने के हथियार मिलते हैं, उस जमाने के बर्तन मिलते हैं। तो पता चलता है कि उन लोगों का क्या मतलब कि जो औजार जो था उन लोगों ने किस तरह से बनाया और कैसे वो लड़ाई लड़ते थे उस जमाने में। फिर आगे हम लोग बात करते हैं लिटरेरी सोर्सेस के बारे में। लिटरेरी सोर्सेस का मतलब हुआ रिटन रिकॉर्ड्स अबाउट पास्ट आर कॉल्ड लिटरेरी सोर्सेस, जो लिखी हुई है आपके सामने। वैसी सोर्सेस जो लिखे हुए के फॉर्म में आएगी उसको हम लिटरेरी सोर्सेस कहेंगे। एक लाइन में कहा जाए तो किताबें, बुक्स, वो सारी की सारी लिटरेरी सोर्सेस के बारे में के अंदर में कवर हो जाती है। अब इसका क्या टाइप है, एक तो है मैन्युस्क्रिप्ट, दूसरा है रिलीजियस लिटरेचर, तीसरा है सेक्युलर लिटरेचर। मैन्युस्क्रिप्ट्स कहते हैं उसे जो हाथ से लिखी जाती थी। जब उस जमाने में प्रिंटिंग प्रेस नहीं था तो लोग हाथ से चीजों को लिखा करते थे, तो वैसी किताबों को मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है और उनको म्यूजियम वगैरह में प्रिजर्व करके रखा जाता है। फिर आगे बात की जाती है रिलीजियस लिटरेचर, यानी वैसी लिटरेचर जो मजहब से संबंधित है, जैसे वेद, रामायण, उपनिषद, इस तरह की जो किताबें हैं उससे भी इंडिया के हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। फिर आगे सेक्युलर लिटरेचर। सेक्युलर लिटरेचर उसे कहेंगे जिसका मजहब से कोई ताल्लुक ना हो। आप सेक्युलर लिटरेचर में किसी इंसान की बायोग्राफी हो सकती है, वो अपना बायोग्राफी यानी उसकी आत्मकथा, उसकी कहानी हो सकती है। कोई विदेश से इंडिया में आए थे घूमने के लिए, उन्होंने बहुत सारी चीजें देखी, उसके बारे में उन्होंने जो लिखा वो भी इसमें आ जाएगा। किसमें आ जाएगा? सेक्युलर लिटरेचर में। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री क्या क्या होती है। हम लोग जानेंगे हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में जो आपको हिस्ट्री पढ़ने के दरमियान में बार बार आपके सामने आने वाले। तो आइए सबसे पहले हम लोग उन चीजों का, उन टर्म्स का मतलब हम लोग समझ लेते हैं ताकि आगे हिस्ट्री पढ़ने में किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। एक टर्म आएगा बीसी। बीसी का फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट। क्राइस्ट का मतलब यहाँ पे हो रहा है जीसस, यानी कि जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले का जो पीरियड है उसे हम लोग बीसी कहेंगे। अगर ऐसा डेट लिखा हो 500 बीसी तो इसका मतलब ये हो रहा है कि जीसस क्राइस्ट के 500 साल पहले, उनके जन्म के 500 साल पहले कोई घटना हुई है, तो उसके लिए जो डेट आएगा वो 500 बीसी आएगा। नेक्स्ट है एडी। एडी का फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनाई। एनो डोमिनाई जो एक फ्रेंच वर्ड है और इस वर्ड का मतलब होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, यानी कि जीसस क्राइस्ट के जन्म का जो डेट होता है उसको हम लोग एडी से कहते हैं। तो एडी को डेवलप तब करेंगे उस डेट के लिए जो जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद अगर कोई घटना हुई है उसको डेट में लिखने के लिए हम लोग एडी का यूज करेंगे। जैसे भारत को आजादी मिली थी 1947 एडी, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपसे कोई पूछे कि इंडिया की आजादी जीसस क्राइस्ट के बर्थ के कितने साल बाद मिली, तो उसका आंसर क्या होगा? 1947 इयर्स। एडी का मतलब होता है जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद वाला पीरियड। फिर एक होता है बीसीई, बिफोर कॉमन ईरा। ये वही टर्म है जो बीसी है, यानी बीसी का ये साइनोनिम है, या तो बीसी यूज करें या बीसीई यूज करें, किताब में आपको दोनों में से कोई एक देखने को मिलेगा। और एडी और सी ये दोनों भी एकदम सेम है। सी का फुल फॉर्म होगा कॉमन ईरा। फिर आपको हिस्ट्री में ये टर्म बार बार देखने को मिलेगा डिकेड। डिकेड का मतलब होता है 10 साल, या जिसको हम लोग दशक भी कहते हैं हिंदी में। सेंचुरी, सेंचुरी तो आप बहुत आसानी से जानते हो, सहवाग सेंचुरी बनाता है रोहित शर्मा। सेंचुरी मतलब शतक। 100 ईयर्स, यहाँ पे 100 रन्स नहीं बल्कि 100 ईयर्स हो रहे हैं। हाय स्टूडेंट्स, तो कुछ और टर्म्स को हम लोग समझते हैं जो आपकी किताब में भी दिए हुए। पहला है
क्रोनोलॉजिकल, ये क्रोनोलॉजिकल का मतलब हुआ कि वैसा ऑर्डर, वैसा पैटर्न जिसमें कोई घटना हुई है। फॉर एग्जांपल के तौर पे पहले आप सो के उठे होंगे, फिर फ्रेश हुए होंगे, फिर नाश्ता किया होगा, फिर आगे का काम हुआ होगा। तो यहाँ पे एक ऑर्डर है ना, पहले स्लीप आप उठे हैं, वेकिंग अप हुए हैं, उसके बाद आप फ्रेश अप हुए, उसके बाद आप ब्रेकफास्ट लिए, तो ये एक तरह से ऑर्डर है। तो हिस्ट्री में हम लोग बात करते हैं कि पहले कौन सी चीज हुई, उसके बाद कौन सी चीज, उसके बाद कौन सी चीज हुई, और आपस में एक दूसरे को जोड़ते हैं, इसे कहते हैं क्रोनोलॉजिकल। सेकेंड चीज है एग्जेगेवेट। एग्जेगेवेट का मतलब होता है कि धरती के अंदर से खुदाई करी किसी चीज को निकालना, जमीन के अंदर से कोई पता चला कि कहीं पे कुछ ऐसी चीजें हैं जो अंदर पाई जा रही है, कोई वस्तु हो सकता है, कोई चीज भी हो सकता है, कोई बिल्डिंग, कोई इमारत भी हो सकता है। तो इस प्रोसेस को एग्जेगेवेट कहते हैं। अब आगे का टॉपिक है आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं उसको जो आर्कियोलॉजी में एक्सपर्ट हो, जिसको क्वेंस, इंस्क्रिप्शन, इन सारी चीजों पे बहुत जबरदस्त पकड़ हो, वो इनको, इनके बारे में पढ़ सकता है और इनको देख के, इन पे रिसर्च करके इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा बता सकता है लोगों को कि इससे क्या हमें पता चल रहा है। फिर है वेरीफाई। वेरीफाई का मतलब होता है कि पूरी तरह से जांच पड़ताल करके सच्चाई का पता लगाना, इसे ही कहते हैं हम लोग वेरीफाई करना। फिर अगली बात है फॉसिल। फॉसिल का मतलब होता है कि एनिमल्स हो या फिर प्लांट्स हो, उसकी कुछ प्रिजर्व चीज, कुछ बची हुई चीज, जैसे एग्जांपल के तौर पे हड्डियां है, कंकाल है, खोपड़ी है, इसको हम लोग फॉसिल कहते हैं। स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट कहते हैं कि एक सेट ऑफ लेटर हो, यानी लेटर मतलब आप जैसे ABCD आप लिखते हैं तो ABCD ये सारा लेटर होता है। तो इन लेटर का सेट जिसमें कोई लैंग्वेज को लिखा जाता है, जैसे हिंदी में हम लोग देवनागरी स्क्रिप्ट कहते हैं और इंग्लिश रोमन स्क्रिप्ट, और उर्दू जो है पर्शियन स्क्रिप्ट। आगे की बात की जाए तो बायोग्राफी। बायोग्राफी का मतलब हुआ कि जब आप बायो का ग्राफ बनाते हैं उसको कहते हैं बायोग्राफी। नहीं, असल में बायोग्राफी का मतलब हुआ कि किसी इंसान के पर्सनल लाइफ के बारे में जो कहानी लिखी होती है उसे हम लोग बायोग्राफी कहते हैं। जैसे APJ अब्दुल कलाम हुआ, गांधी जी हुआ, इनके बारे में किताबें आती हैं, तो उस किताब को जिसमें उनके बारे में लिखी होती है बात, उनकी पूरी जीवनी के बारे में बात की गई, उनके हयात के बारे में बात होती है, उससे हम लोग बायोग्राफी या फिर सवाने हयात या फिर आत्मकथा भी कहते हैं।